नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। इजराइल और ईरान अब जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। बीते कुछ समय से मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने अब वो खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजराइल और ईरान अब आमने सामने युद्ध करने लगे। इजराइल ने आज यानी 13 जून की सुबह ईरान पर सैन्य हमला कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया। 300 हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान में पूरी तरीके से खलबली मच गई। खलबली का माहौल, खलबली का मंजर देखने को मिल रहा है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों को टारगेट कर तेहरान में कई हमले किए गए। इसके बाद तेहरान में एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। माना जा रहा है कि इजराइल के हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ, IRGC चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिक को भी मार गिराया है। हालांकि अब ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने 100 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है। तो ये जो अब नई जंग छिड़ी है, नई जंग को लेकर वर्ल्ड वॉर 3 की आहट भी देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों के बीच काफी लंबे समय से युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। एक दूसरे पर हमले चल रहे थे और अब जो दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, यहां से शायद कोई पीछे जाने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए ये एक नुकसान वाली बात हो सकती है। दोनों का तनाव अपने चरम पर है। परमाणु केंद्र पर हमला किया है तो अब ईरान भी शांत नहीं है। उसकी तरफ से लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन दोनों में कौन देश ज़्यादा ताकतवर है, एक बार वो आपको बता देते हैं। ईरान के पास करीब 6,10,000 एक्टिव सैनिक है, जिनमें 3,50,000 रिजर्व सैनिक है। ईरान के पास करीब 6,10,000 एक्टिव सैनिक है और 3,50,000 रिजर्व सैनिक है। यानी कुल मिलाकर 11 लाख सुरक्षा बल उसके पास है। इसके अलावा ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसमें 1,50,000 जवान और है। इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव सैनिक है। 4,65,000 रिजर्व सैनिक तैनात है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। क्या कुछ स्थिति बनेगी, युद्ध का क्या कुछ परिणाम रहने वाला है और दुनिया के लिए क्या कुछ संकट की घड़ी है फिलहाल दोनों देशों के बीच, जो लंबे समय से ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है और वह एक दूसरे पर हमलावर भी है। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हेमंत गुप्ता जी, आपसे जान लेता हूं, दोनों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। इससे दुनिया को क्या कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो दुनिया देख रही है फिलहाल, ये दोनों देशों का जो युद्ध है चरम पर है, तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी, ये सही बात आपने कहा कि दुनिया इन दोनों के युद्ध को देखते हुए बहुत परेशान है। लेकिन उसके अंदर जी समझिए, एक बात को समझने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम ईरान को परमाणु संपन्न देश बनने नहीं देंगे, क्योंकि उसकी जो सैन्य ताकत है उसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसके बावजूद ईरान एक बहुत बड़ी कामयाबी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद वो अपने घर में घरेलू उत्पादन बढ़ा रहा और हथियारों का उत्पादन बढ़ाते हुए उसने काम किया। उसने तेहरान में अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट साइट तैयार कर दिया। ईरान के पास एशिया का सबसे बड़ा विविध मिसाइल सत्तागार है और बैलिस्टिक मिसाइल जिसको कहते हैं, शाह फैमिली, इमाद, खुर्रम, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें उनके पास है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर रेंज वाली सेजिम फ्यूल मिसाइल भी है उसके पास। वायु रक्षा प्रणाली उसके पास अपना है, डिजाइन की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल भी उसके पास शामिल है।
ड्रोन के मामले में वो आगे है। तो हमारा ये कहना है, सोचना है कि अगर ईरान के साथ युद्ध चलता है तो नो डाउट पूरी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ जाएगी, और जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो हर एक चीजों में महंगाई बढ़ जाएगी। इसका असर व्यापक रूप से पूरी दुनिया में पड़ेगा। लेकिन अब ये समझना है कि अगर ईरान को ऐसा बनता है तो क्या होगा। ईरान अब यूरोपीय क्षेत्र से खटा हुआ है, लेकिन अगर ईरान ऐसा करता तो ये इस्लामिक कंट्री होने के कारण ये इसका गलत उपयोग करेगा, जिसके खिलाफ में सारी दुनिया इसकी खिलाफत में। और इसी वजह से ईरान को अगर आज युद्ध का परिवेश अगर आप देखें तो अमेरिका चूंकि ईरान के खिलाफ इसलिए है क्योंकि इजराइल के साथ इजराइल को उसने पूरी खुली छूट दे रखी है, और उसने कहा कि इजराइल अगर ईरान परमाणु डील नहीं करता है तो इजराइल के पास अमेरिकी के वो हथियार हैं जिससे वो उसको तबाह कर देगा। और यही वजह था कि आज ईरान के कई ठिकाने साइट पर इजराइल ने हमले किए, जिससे उन्होंने 6 न्यूक्लियर साइट उनके तबाह कर दिए, और 4 जो है उसके मतलब ऐसे साइट है जहां परमाणु के ठिकाने थे उसको खत्म कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि आप पूरे ईरान को देखेंगे, इस बीच ईरान के जो सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी है वो इजरायली सेना को सजा दिए बिना नहीं जाने थे कि ये अनाउंसमेंट कर दिया। तो हुआ क्या, जब इजराइल हमला कर रहा था तो इस्लामिक जो रेवोल्यूशनरी गार्ड जो इसका IRGC है उन्होंने क्या कहा कि भाई उसके जो कमांडर हैं हुसैन सलमानी वो उसकी मौत हो गई, 2 परमाणु वैज्ञानिक है मेहंदी तहराची और फदू अब्बासी वो भी मारे गए हैं, आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी, सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ईरान को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी सजा मिली है जिसको ना तो वो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अब ईरान इजराइल पर अटैक नहीं करता है तो उसकी सैन्य ताकत इतनी कमजोर हो गई है कि अभी पूरी दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका ये डील बहुत आसानी से कर लेगा। ठीक है, यहां पर हेमंत गुप्ता जी एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम आर्मी की बात करते हैं दोनों ही देशों की, हम वायुसेना की बात करते हैं या फिर नौसेना की बात करते हैं, वायुसेना और आर्मी के मुकाबले की बात करें तो दोनों देशों में कहीं ना कहीं वो टकराव वाली स्थिति है, मतलब मजबूत हैं दोनों। अगर हम नौसेना की बात करते हैं तो ईरान थोड़ा सा ताकतवर दिखाई दे रहा है इजराइल से। देखिए ईरान पर नौसेना के मामले में बहुत ताकतवर नहीं है, इससे ज्यादा ताकतवर वो इजराइल है, लेकिन चूंकि इजराइल के पास वो स्पेस नहीं है कि नौसेना का प्रयोग करे, और ये युद्ध जो नौसेना से नहीं लड़ा जाएगा, ये वायुसेना से लड़ा जाएगा। और इस मामले में इजराइल जो है ईरान पर हावी होगा। ठीक है, अभिषेक अहलावत जी, ग्लोबल सपोर्ट जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान को, इससे भी पता चल रहा है कि अगर जंग छोटी होती है, जिस हिसाब से जिस हिसाब से इजराइल ने ईरान के कमांडरों को मारा है, वहां के आर्मी चीफ को मारा है, तो उससे ये लग रहा है कि अगर जंग छोटी हुई तो इजराइल ईरान को ढेर कर सकता है। देखिए पुष्पेंद्र भाई, गड़बड़ यह है कि हम जो चीजें हो रही होती हैं हम उन्हें उसी समय की फेस वैल्यू पे लेते हैं। आज से 2-3 महीने पहले आपको याद होगा कि इजराइल के ऊपर ईरान ने बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया था, और इजराइल ने उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था, उनका बिगड़ा कुछ नहीं था। पर आप एक बात सोचिए कि क्या इजराइल उस हमले का बदला नहीं लेता? वो तो था ही। अब दूसरी बात, जो फैक्ट्स इस समय हमारे सामने मौजूद हैं, जो इजरायली डिफेंस मैकेनिज्म उनके डिप्लोमेट्स वगैरह ने अपने कहे हैं, तो हमें ये जानकारी है कि 3-4 महीने से इस मिशन के लिए तैयारी चल रही थी, और उन्हें ये जानकारी थी। देखिए एनरिच यूरेनियम को बनाना एक तरीके से है तो टफ, पर उसे असेंबल करना उससे भी ज्यादा टफ है। ठीक है, और देश जो हैं, जो ये अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, अब्राहम अकॉर्ड्स में बेसिकली जितने भी मिडिल ईस्ट के देश थे वो सब एक दूसरे के साथ शांति से कोएग्जिस्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही हमास ने इजराइल के ऊपर ये कायराना हमला किया, आपको याद होगा, उसके बाद ईरान को क्या जरूरत थी कि हमास के फेवर में आके खड़े हो जाने की? आप देखिए, जब पहले भी ड्रोन हमला हुआ था, सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, जॉर्डन को ले लीजिए, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, बिल्कुल, ओमान को तक को उठा लीजिए,
कतर तक को उठा लीजिए, इन सबने सपोर्ट किया था उस डिफेंस में जो ईरान ने हमला किया था, उसके डिफेंस में जॉर्डन की जो टेक्नोलॉजी थी, जो उनकी एयरफोर्स थी, वो सपोर्ट कर रही थी, सबने सपोर्ट किया। तो इसी से पता चलता है कि अब्राहम अकॉर्ड से अकेला ईरान पीछे भागा और उसने केवल हमास को, चलिए वो उनकी कोई भी वो बात रही हो। अब मेरे को जो बात नजर आ रही है, देखिए इट्स ए स्पेकुलेशन, आई डू नॉट वांट टू स्पेकुलेट टू मच, बट द थिंग इज कि ये समझ में आ गया था कि वो न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, जो कि उन्होंने साफ साफ बताया। और उसमें यूएस की भी, वो उनके एम्बेसडर को मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि यूएस पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, ऑपरेशन हमारा है और यूएस पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, पहले से ही है। हम सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि इजराइल अपने दम पे कुछ नहीं है, वो हरियाणा से भी आधा है, छोटा सा देश है, छोटी सी पॉपुलेशन है। इतनी छोटी पॉपुलेशन को सपोर्ट अगर कहीं से मिल रहा है तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसए से मिल रहा है, क्योंकि वहां की सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर, सबसे पैसे वाली जो लॉबी है वो जूइश लॉबी है। तो वहां की पॉलिटिकल क्लास के ऊपर उनका बहुत बड़ा क्लाउड है। तो अभी तक जो हमारे पास फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि इनको ये मालूम था कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबल बनने वाला है, बना नहीं है। तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, ये खुद कह रहे हैं कि ये हम मानते हैं कि वो बना नहीं था, हमने प्रीएम्प्ट कर दिया उसको। तो फैक्ट नंबर 2 ये हो गया। तीसरा, ये हमें पता है कि इन्होंने अलीट्स जो थे, जो मेन लोग थे, जिन्होंने जो ये रिपब्लिक गार्ड है ईरान का, जो बेसिकली वहां की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चीफ 4-5 मेन एलिट्स उनको उड़ा दिया है, ये हमको कंफर्मेशन हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो थी उनकी, जहां पे वो रिसर्च कर रहे थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये फैक्ट्स अभी तक हमारे तक पहुंच चुके हैं। 2 स्ट्राइक्स, 2 लेवल पे ये स्ट्राइक कर चुके हैं, एक बार पहले की, फिर उसके कुछ समय बाद की। तो 2 स्ट्राइक्स हो चुकी है, ये हमारे पास फैक्ट्स हैं। अब समझने की जरूरत यह कि दुनिया पे प्रभाव क्या पड़ा। अभी कुछ दिन पहले हम ये सुन रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में राहुल गांधी बेवकूफी में कह रहे थे कि भारत ने सरेंडर कर दिया। हाँ। पहली बात तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर चुके थे। सेकंड, जब हमने उनके एयरफोर्स के जो बेसिस थे पाकिस्तान के, जब वो तबाह किए, तब ट्रंप ने ट्वीट करी। आप समझिए इस बात को। उससे पहले जेडी वेंस की, जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके क्या वक्तव्य थे, वो कह रहे थे कि भारत का और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है, भारत जैसे चाहे इन आतंकवादियों को वैसे देखे। परंतु जैसे ही हमने उनके एयर बेसिस को हिट किया, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप और पूरी अमेरिकन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव हो गई। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो एयर बेसिस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जो 3 महीने की तैयारी चल रही थी ईरान के ऊपर हमला करने की, उसमें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तानी एयर बेसिस आर बेसिकली मेड बाय यूएस इटसेल्फ। वो यूएस की आर्मी के एसेट्स हैं। वो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं थी, वो अपने आप से बना लेते हैं। तो वो बेसिकली अभी तक वहीं से सोर्टीज करते रहे। जब वो तालिबान का युद्ध हुआ था तब भी वहीं से कर रहे थे, वो उन्हीं के अंडर में थे। तो जब हमने उन्हें हिट किया तो अमेरिका का हमारे पास मैसेज आया कि देखिए, समथिंग मोर इज ब्रूइंग अप, कुछ और हम प्लान कर रहे हैं। हो सकता है जो जिस तरीके की बातें एम्बेसडर की मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि इंडिया को हमने लूप में रखा हुआ था, हम इंडिया को बता रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से इजराइल से भी हमें रिक्वेस्ट आई होगी कि अभी के लिए आप अपने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दीजिए, क्योंकि हमारा बिगर टारगेट ईरान में रिजीम चेंज है। बेसिकली आप एक बात समझिए, ईरान में जब तक ये बैठे हैं, मुल्लाओं का राज बैठा है, जो वहां के ये खमेनी हैं, तब तक ईरान चेंज नहीं होगा, उसका स्टांस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। पहले शाह ऑफ ईरान पहेलवी हुआ करते थे, वो उनको हटा के ये लोग आए थे। अभी उनका प्रिंस है, बेटा है। ठीक है। मेरे को जैसी खबरें मैं टर्की से और जिस तरह के ट्विटर पे खबरें चल रही हैं, उससे यही सुनने में आ रहा है कि इट कुड बी ए रिजीम चेंज प्लान। ठीक है, ठीक है हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान के जो ठिकाने थे वो ढेर किए गए, ठीक है, और जो परमाणु ठिकाने थे उन पर भी कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं अब नेतन्याहू उसी दिन से भारत को सपोर्ट भी कर रहे थे, साथ भी खड़े थे, ठीक है। तो उसको देखते हुए जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, तो कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला अब इजराइल ने
ईरान पर अप्लाई किया है? और दूसरा ये, जो हमारे देश में विपक्षी दल आवाज उठाने से लगे हुए थे कि पाकिस्तान को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी कि हम आपके इन ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसा तो यहां भी देखने को मिला है, इजराइल ने पहले से ईरान को बता दिया था 2-3 दिन पहले कि हम हमला करेंगे। उसके अंदर देखिए, मैं बहुत गौर करने वाली बात है, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि ये तैयारी एक दिन की नहीं है, इजराइल बहुत पहले से कर रही थी। और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो आप देखेंगे कि भारत के साथ दुनिया में इजराइल पहला ऐसा देश था जो खुलकर सामने आया और उसने कहा कि नहीं, भारत को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, भारत उस पर अटैक कर सकता है, हम भारत के साथ हैं। पहला देश था। जबकि अमेरिका भी नहीं कहा, जबकि अमेरिकन विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या बोला कि भारत दोनों देश के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको तीसरे देश के साथ बैठ करके सुलझाना चाहिए, जिस पर भारत सरकार ने एकदम उसको आंसर दिया कि नहीं, ये द्विपक्षीय वार्ता होगी, इसमें तीसरे पक्षी की कोई गुंजाइश नहीं है। उस समय रशिया ने, देखिए रशिया का क्या बोला कि नहीं, भारत और पाकिस्तान को इस मामले को सुलझा लेना चाहिए और ये युद्ध का टाइम नहीं है। वही बात रशिया दोहराया जो भारत के प्रधानमंत्री ने रशिया और यूक्रेन के बीच में दोहराया था। अब सोचने वाली बात है कि वही रशिया पाकिस्तान के साथ हेलीकॉप्टर का सौदा कर रहा है। तो ऐसा स्ट्रेटेजिक अगर हम डिप्लोमेसी अगर अपनाते हैं तो हमें उसका रिपरकेशन भी मिलेगा। आज सवाल ये उठता है कि जो इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया है तो क्या भारत किसके साथ होगा, ये पहला क्वेश्चन उठता है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भारत किसी भी रूप में परमाणु संपन्न होने के लिए ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी रूप में, ये चाहे कुछ भी हो, और वो इजराइल के मामले में वो सपोर्ट में खड़ा रहेगा। लेकिन इजराइल और ईरान दोनों से भारत के संबंध अच्छे हैं, दोस्ताना संबंध है। और जब पाकिस्तान में यूरोप के साथ सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो ईरान तटस्थ था, तो भारत की भूमिका भी यहाँ तटस्थ वाली होगी। लेकिन अब रही बात कि अमेरिका एक वर्ल्ड का ऐसा चालाक कंट्री है जो अपनी एमिनेशन, अपने व्यापार के लिए पूरी दुनिया में चौधराहट करना चाहता है, और इसी वजह से उसने जॉर्डन को भी और इराक को भी, दोनों को दबा करके ईरान पर इस तरीके से हमला करने के लिए एक परमाणु डील को एक मसौदा बनाया। और परमाणु डील करने के चलते देखिए ईरान के ऊपर उसने अटैक किया, पिछले बार उनके आर्मी चीफ को मारा था, जिसका बदला लेने के लिए वो तैयारी कर रहा था। तो आज जब ये अटैक हुआ तो नेताओं क्या किए, सबसे पहले मोदी जी से बात की, सबसे पहले फोन करके मोदी जी से बात किया उन्होंने, फिर उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात किया, उसके बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री से बात किया, और बाद में क्या बोला उन्होंने कि मैं अमेरिका और रूस से भी बात करूंगा इस मैटर पर। तो ये एक चीज है कि जो भारत ने टेक्निक अपनाया वो टारगेटेड जिसको कहते हैं। तो ये जो 6 जो अटैक इन्होंने किए हैं, जो इन्होंने 6 परमाणु अटैक किए हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा था कि तबरेज था, करनाक था, तेहरान था, अलास था, नेताज था, इस्फान था, ये सब यूरेनियम फैसिलिटीज वाले जो जगह थे उसको इन्होंने तबाह कर दिया। इस हमले से क्या हुआ कि इनकी यूरेनियम इन्रिचमेंट जो सेंटर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो यूरेनियम शुद्ध करने वाली मशीनें जो सेंट्रीफ्यूजर जो कमरे से जुड़ी हुई थी, वो तकनीकी ढांचा को इन्होंने पूरी तरह से डैमेज कर दिया। बाद में जब इन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से बात की, इमानुएल मैक्रों से, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान ईरान को किसी भी कीमत पर उसके ड्रोन हमले को खत्म कर देंगे। और 100 ड्रोन जो ईरान ने हमले किए उसके लिए उन्होंने कहा एक भी ड्रोन इजराइल पर नहीं पहुंचेगा, हम दूर में ही उसको गिरा देंगे। तो ये कौन कर सकता है? जब तक उसकी तैयारी नहीं होगी तब तक वो नहीं कर सकता है। अब तेल अवीव का क्या करना है कि ईरान जैसे आक्रामक देश को किसी भी रूप में न्यूक्लियर पावर हम नहीं बनने देंगे। और चूंकि ये अटैक होने से तुरंत में आप देखिएगा कि आप सेंसर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेल की कीमत में 6% का बेतहाशा वृद्धि हो गई है, और ये पूरी दुनिया में एक चेंजेस ला रहा है ट्रेड पर। इजराइल का जो अटैक है उससे आप एक बात तो अभी जैसे आपने कहा कि पूरे सशस्त्र बल जो है ईरान के 12 लाख के करीब है, जिसमें 6,10,000 उसके सक्रिय सैनिक है, बिल्कुल 3,50,000 उसके जो रिजर्व फोर्सेज है, 2,20,000 जो उसके पास है, मतलब कि अर्ध सैनिक जिसको करिए वो उनके पास है। तो ये जो कंट्री है अपने आप में बहुत सशक्त है। लेकिन अभी आपको एक चीज समझना होगा कि ईरान इतना छोटा होने के बावजूद
वो इजराइल इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद वो ईरान के दो सशस्त्र बलों से लड़ेगा। एक आर्टेस यानी उसका जो रेगुलर फोर्स है वो, और दूसरा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है IRGC, उससे लड़ेगा। अब जो ईरान का जो आर्टिस्ट है वो ईरान को पारंपरिक उसका जो नेशनल सिक्योरिटी उसको देखता है, वो टेरिटरी के जिम्मेदार होता है, थल सेना, नौसेना और एयरफोर्स के लिए वो जिम्मेदार है। उसके पास करीब करीब 3.5 लाख फोर्सेज है। वही IRGC के पास जो है वो सीधे रिपोर्टिंग करता है राष्ट्रपति से। तो अब ये देखना है कि राष्ट्रपति अयातुल्लाह अली खमेनी क्या इस पर जजमेंट लेते हैं और किस तरीके से इसको रेट करते हैं। अगर जिस तरीके से वो करते हैं, अमेरिका का अगला स्टेप क्या होगा, ये देखने वाली बात। ठीक ठीक अभिषेक जी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात करें या बजट की बात करें, इजराइल ईरान से काफी ज्यादा आगे है। डिफेंस सिस्टम भी उसके पास ऐसे हैं कि हवा से हवा में ही वो मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन यहां पर सवाल यह आता है कि अगर इस तनाव से मिडिल ईस्ट पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा तो सऊदी अरब जैसे जो देश हैं, क्या वो भी इस युद्ध में कूद सकते हैं? देखिए पुष्पेंद्र भाई, एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी। एक शिया सुन्नी डिवाइड है इस्लाम में। हाँ। इस्लामिक वर्ल्ड में ये हकीकत है, इसको झुठलाने की कितनी भी कोशिश करिए, ये जितने भी बाकी रिजीम्स हैं, सऊदी अरेबिया उठा लीजिए, पाकिस्तान उठा लीजिए, कतर उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, ये ईरान को पसंद नहीं करते। क्योंकि ईरान जो है वो अकेला सबसे स्ट्रॉन्ग शिया मुल्क है, और ईरान के भी अपने कुछ उसकी भी वो भी अपने पहले से इस तरह की महत्वाकांक्षाएं दिखा चुके हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया कभी भी उनकी तरफ नहीं आए। आप इस बात से निश्चिंत रखिए, क्योंकि ये डिवाइड हकीकत है। ये इस्लाम में जब मोहम्मद साहब की डेथ हुई उस समय से शुरू हुआ और आज तक खत्म नहीं हुआ है। आप इस चीज पे पहली बात तो ध्यान रखिए। दूसरी बात जो हमें समझने की है, ये जो खमेनी है, दिक्कत आप पीछे कुछ सालों में जाइए, वहां पे कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं। ईरान में महिलाएं अपने बुर्के जला रही हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक लड़की स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पार्क में घूमी और उसको गिरफ्तार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई वहां की जो पुलिस थी उसके द्वारा। तो इस तरह की घटनाएं वहां पे हो रही हैं, और इससे आपको क्या लगता है कि अंदर देश में अनरेस्ट कितना होगा? ईरान ऐतिहासिक रूप से, मतलब अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो फारस की हिस्ट्री जो है इस्लाम से पुरानी है। तो वहां पे एक बहुत बड़ा फिशर है, और उसको टैकल करना इकोनॉमिकली अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ईरान का तेल उन्हें चाहिए। जैसे कि गुप्ता जी ने कहा, ये इकोनॉमिक्स जो है वॉर्स को डिफाइन करती। देखिए, ईरान का जो तेल है वो इनके लिए बहुत ही सिरदर्द है। बिल्कुल। हम देखिए रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, हमें रोकना मुश्किल है, पर ईरान छोटी मछली है। और आप एक चीज सोचिए, बुश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ही जब उन्होंने अफगानिस्तान और इराक पे हमला किया, तभी से इनके प्लान्स थे। CIA ने पब्लिश प्लान है कि ये ईरान पे उसी समय से तैयारी चल रही थी कि गद्दाफी इन सबको एक एक करके निपटाना है। ईरान इनका पुराना टारगेट है, पुराना प्रोजेक्ट है, ये पूरा करना चाह रहे। ठीक। हेमंत जी, क्योंकि जो ईरान है वो प्रॉक्सी वॉर पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करता है, हिजबुल्लाह, हूती, हमास जैसे उसके पास संगठन है, तो क्या अलग अलग मोर्चों से वो इजराइल को घेरने की कोशिश करता है? मतलब इजराइल के लिए थोड़ी बहुत परेशानी बन सकती है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि ईरान जो है ये प्रॉक्सी वॉर करने के लिए कई संगठनों को फिनांस करता है। हमास भी उसी का नतीजा था, और हमास का सपोर्ट करके वो इजराइल को अपना, जो किसी जमाने में इजराइल और ईरान बहुत अच्छे मित्र हुआ करते, हाँ, आज वो दुनिया के सबसे कट्टर दुश्मन है। वो इसलिए कि ईरान जो है रेडिकल इस्लाम को सपोर्ट करना शुरू कर, और जैसे रेडिकल इस्लाम को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, इजराइल इनके अगेंस्ट हो गया, और अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते हैं, और एकदम सीधी बात उन्होंने कही। उसके बाद भारत के जो आप देख लीजिएगा प्रवक्ता विदेश मंत्रालय, उन्होंने भी क्या कहा, हम हर हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं पर आप देखिएगा कि जीन नोएल बैरो जो है फ्रांसीसी विदेश मंत्री, उन्होंने कहा हम ईरान पर हुए हमले से चिंतित हैं, लेकिन इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। इस बात को गौर करने की बात है। वहीं पर चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा
चीन ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, हम शांति स्थापित करने की भूमिका को तैयार है। ईरान मतलब कि वो इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहा, ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इजराइल को कह रहा है कि शांति वार्ता करना चाहते हैं। वही कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हम तनाव कम करने के लिए काम कर रहे हैं, अभी संयम, शांति और कूटनीति की जरूरत है, दोनों देशों को कूटनीति लानी चाहिए। तो वहीं पर ताकेशी जापान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं आपको, अमेरिकी ईरान में चल रही शांति वार्ता के बीच में सैन्य बल का उपयोग बहुत दुखद है, और अभी जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है उससे पूरी शांति वार्ता टूट सकती है और पूरी दुनिया में एक नए युद्ध का आगाज हो सकता है। बिल्कुल। इजराइल के तुर्की ने क्या कहा, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, इजराइल की कार्रवाई दिखाती है कि कूटनीति से वो समाधान नहीं चाहता, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि कूटनीतिक तरीके से इस समस्या का समाधान हो। लेकिन इजराइल का कहना है कि अगर आप हमास जैसे प्रॉक्सी वार करते हैं और इजराइल की संप्रभुता पर आप अटैक करते हैं तो हम ईरान के खिलाफ जाएंगे। ईरान परमाणु बनाने के लिए न्यूक्लियर जो पावर, जो संपन्न देश होते हैं, उसकी कैटेगरी में जो वो छुप करके काम कर रहा था, इजराइल उस पर अटैक किया और उसके 4 परमाणु क्षेत्र जो है उसको नष्ट किया है। वहीं पर एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के महासचिव, उन्होंने भी क्या कहा आज के दिन में कि मैं ईरान पर हमले की निंदा करता हूं, खासकर जब अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता चली है। मतलब स्पष्ट तौर पर परमाणु को लेकर ईरान के साथ अमेरिका स्पष्ट है कि भाई हम आपको किसी भी रूप में परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं बनने देंगे। जबकि नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने क्या कहा, यह इजराइल की तरफ से एक तरफा कार्रवाई है, सहयोगियों के संग तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। मतलब एक तरफ से वो कहते हैं कि इजराइल सपोर्ट करे और डिप्लोमेटिक टॉक करे, और दूसरे तरफ से ईरान को सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप काम करो, आप परमाणु संपर्क बना सकते हो, और वो छुप कर बना भी रहा। ठीक है, तो समय की कमी है हेमंत गुप्ता जी और अभिषेक अहलावत जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा अभिषेक जी, थोड़ा सा समय कम है, वरना आपका जवाब जरूर लिया जाता। लेकिन जो फिलहाल स्थिति दिख रही है, दोनों देशों के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, पूरे दुनिया की नज़र फिलहाल बनी हुई है, और इसमें कौन देश आगे निकल सकता है, किसको कितना समर्थन किसका मिल रहा है, वो भी धीरे धीरे बातें निकलकर सामने आने लगेंगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।